नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। मेरे ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग कल पढ़े थे कुछ, तो बिना टाइम गंवाए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। और हम लोग कुछ कल क्या पढ़े थे, तो भूकंप के बारे में पढ़े थे और भूकंप के प्राकृतिक कारण क्या होती है उसके बारे में पढ़े थे प्राकृतिक कारण के बारे में कि भ्रंशन से कैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा कैसे भूकंप आती है, उसके बाद गैसों के प्रसार से कैसे भूकंप आता है, उसके बाद प्लेटों के विवर्तनिक से कैसे भूकंप आता है। ये चीज़ हम लोग कल पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भूकंप पे। तो ये देखिए हमारा चौथा क्लास हो गया, नहीं तीसरा क्लास हो गया। हो सकता है कि आज खत्म हो जाए भूकंप और सुनामी कल से स्टार्ट हो जाए, नहीं तो कल भर क्लास चलेगा भूकंप का। तो अर्थक्वेक का कल भर क्लास चलेगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अब देखिए मानव जनित कुछ कारण हो सकता है। ऐसे तो प्राकृतिक कारण हम लोग देख लिए, और मानव जनित कारण भी हम लोग देखते हैं कि मानव जनित कारण क्या क्या हो सकता है भूकंप का। तो खनन प्रक्रिया से जो होता है कि जिसमें क्या होता है कि कहीं कहीं माइंस माइंस होता है कि जो पहाड़ को बहुत ज़्यादा अंदर तक खनन हो जाता है, या कहीं कहीं कोयला पाया जाता है, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कोयला निकाल लिया जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि ऊपर की चट्टानें जस के तस रह जाती है और नीचे बहुत अंदर तक कई किलोमीटर तक उसकी खुदाई होती है। खुदाई होने के कारण क्या होता है कि वहाँ से खाली स्थान हो जाता है, तो ऊपर से जब चट्टान गिरेगा तो वहाँ पे भी भूकंप आने का संभावना रहता है, और वहाँ पे इस कारण से खनन क्रिया द्वारा भूकंप आ सकता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा भी भूकंप आ सकता है। ये जीवाश्म ईंधन, कोयला भी तो जीवाश्म ईंधन ही है। भूमिगत जल द्वारा, तो जैसे क्या होता है कि भूमिगत जल कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमारा ये पृथ्वी हो गई, ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये हमारा पृथ्वी हो गई। इस पे क्या होगा कि नीचे में जल भरा है, नीचे में ये जल भरा है, पृथ्वी के अंदर ये जल भरा है। और क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक हैंडपंप है। ये एक हैंडपंप है, ये एक हैंडपंप है। तो क्या हुआ कि यहाँ से जो कोई मानो या इसमें एक बोरिंग लगा दिया गया, बोरवेल लगा दिया गया। यहाँ से क्या हुआ कि एक बोरवेल या बोरिंग लगा दिया गया। और यहाँ से पानी चढ़ा दिया गया, यहाँ से पानी ऊपर चढ़ा दिया गया एक टंकी में। टंकी में या खेत के पटवन द्वारा, खेत का पटवन द्वारा यहाँ पे पानी निकल रहा है। ये खेत का पटवन द्वारा यहाँ से पानी निकल रहा है। तो ये हमारा खेत के पटवन द्वारा पानी निकल रहा है। तो ये क्या होता है कि देखिए खेत के पटवन द्वारा यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिक पानी निकलेगा, यहाँ से अधिक पानी निकलेगा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से पानी खाली होते चला जाएगा। इस पृथ्वी के अंदर से क्या होगा कि पानी धीरे धीरे खाली होते चला जाएगा, पानी खाली होते चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जब पानी ये खाली होते चला जाएगा, तो
जब ये पानी खाली होते चला जाएगा तो मान लीजिए कि ये यहाँ तक तो ये खाली हो गया, पानी यहाँ तक खाली हो गया, तो ये स्पेस को भरने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए। ये स्पेस भरने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो मान लीजिए कि जहाँ पे खाली हो जाएगा, जो वहाँ पे वैक्यूम ही हो गया, कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे हवा भी नहीं है, बहुत कम हवा मात्रा में है, ऑक्सीजन कम मात्रा में है, तो क्या होगा कि ये चीज़ को, प्लेट को, इसको नीचे ये खींचने के लिए प्रयास करेगा, जो यहाँ वैक्यूम नहीं है। जैसे कि देखिए किसी गुब्बारे से हवा निकालते हैं तो वो सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है, या पानी भी भर दीजिएगा और पानी भी निकालिएगा उस गुब्बारे से, तो क्या होगा कि वो सिकुड़ने लगेगा। तो वैसे ये भी सिकुड़ने लगेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे हलचल होगी, हलचल होगी, ये प्लेटें नीचे की ओर धंसने लगेगी, धंसने लगेगी, तो यहाँ पे भूकंप आने का संभावना रहता है, मतलब भूकंप आ जाएगा यहाँ पे। तो एक ये भी कारण है भूमिगत जल निष्कासन द्वारा, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए हम समझा दिए हैं इसको बढ़िया से, और आगे समझाने की अब कोशिश नहीं होगा, कि मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा सही तरीके से। अब आइए एक बांध के द्वारा देखते हैं कि बांध निर्माण से कैसे हमारा भूकंप आ सकता है। तो बांध निर्माण से कैसे भूकंप आ सकता है, तो देखिए बांध निर्माण के द्वारा भूकंप आता है, तो ये सब मानव जनित कारण है, ये सब मानव जनित कारण है। तो खनन द्वारा बता दिए, उसके बाद क्या हुआ कि भूमिगत जल द्वारा कैसे आता है भूकंप, वो भी बता दिए। उसके बाद क्या होगा, बांध निर्माण से। तो देखिए एक बांध निर्माण से, चलिए देखिए एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, ये हमारा नदी है, ये हमारा नदी है। तो क्या होगा कि इसमें पानी आएगा यहाँ से, यहाँ से ये पानी चलेगा, यहाँ से ये पानी चलेगा, ये यहाँ से पानी आएगा। तो क्या किया जाता है कि हम लोगों को ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे बिजली की जरूरत होती है, तो बिजली की जरूरत होती है, या खेत के पटवन के लिए हमको जरूरत होती है, जो कि ऊंचाई पे जो खेत है वो उस पर पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इस कारण क्या होता है कि हम लोग इसको एक बांध द्वारा यहाँ पे डैम बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक डैम बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग डैम बना देंगे, एक डैम बना देंगे, एक डैम बना देंगे, यहाँ पे एक डैम बना देंगे। तो डैम बनाने के कारण क्या होगा कि जब डैम बनेगा, यहाँ पे बांध बनाएंगे, नदी को बांधेंगे, तो पानी रोकने के लिए इसको बांधेंगे, तो पानी रोकने के लिए जब बांधेंगे तो क्या होगा कि जब यहाँ पे बांधेंगे तो यहाँ पे पानी की रुकावट होगी, यहाँ पे पानी की रुकावट होगी, रुकावट होगी, यहाँ पे पानी की यहाँ से रुकावट होने लगेगी, तो यहाँ से पानी भरने लगेगा, पानी यहाँ पे भरने लगेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे पानी, तो इस क्षेत्र में पानी का घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होगा कि जब बांध बना देंगे तो इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे इसको खोल देंगे, ऐसे खोल देंगे। और क्या होता है कि यहीं पे एक टरबाइन लगा दिया जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक टरबाइन लगा दिया जाएगा, टरबाइन लगा दिया जाएगा, यहाँ पे कोई मशीन लगा दिया जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जब मशीन लगा दिया जाएगा और तेज पानी से गिरेगा तो इस मशीन को घुमाएगा और वहाँ से बिजली पैदा करेगा। तो एक हमें तो बिजली मिल गई, यहाँ से एक क्या हुआ, बिजली मिल गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग नहर निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग नहर निकाल के इधर खेत का पटवन कर सकते हैं, और इधर भी हम लोग खेत का पटवन कर सकते हैं, यहाँ से नहर निकाल के। तो ये दूसरा फायदा हो गया। लेकिन हम लोग फायदा के बारे में हम लोग को अभी नहीं सोचना है, हम लोग को सोचना है कि इस बांध से भूकंप आया तो आया कैसे, भूकंप आया तो आया क्यों, तो ये हम लोगों के बारे में सोचना है। तो ये चीज़ हम लोग हटाते हैं। तो अब क्या होता है कि जब यहाँ से जितना भी यहाँ पे पत्थर है, तो पहले क्या है कि इस क्षेत्र का पत्थर, इस क्षेत्र का जो कि हमारा नदी है,
ये नदी के क्षेत्र का पत्थर जो है, तो इसी क्षेत्र में जो पानी है वो पानी पत्थर जो है वो पानी की आदी है, मतलब कि आदत लग चुकी है, वो अपने पानी के सतह से जितना बैठना था बैठ गया पानी के थ्रू। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर का पत्थर है या प्लेट है या चट्टाने हैं, वो पानी से वो उसको ये नहीं था कि हाँ हमको पानी मिलना चाहिए, पानी जो कि सूखा ग्रसित होने के कारण वो अपना फैलाव जितना होना था वो अपने जगह पे आ चुका था। तो यहाँ पे चट्टान होगी, यहाँ पे भी चट्टान होगा, तो यहाँ पे भी चट्टान होगा। जब चट्टाने होगी तो क्या होगा कि इसमें जब बांध बनाएंगे तो इसमें पानी भरेगा, चट्टान में या परत में पानी भरेगा, जो कि छोटे छोटे चट्टान है, तो इसमें क्या होगा कि पानी भरेगा, इसमें पानी भरेगा, यहाँ पे भी पानी भरेगा, यहाँ पे भी पानी भरेगा। तो यहाँ पे पानी भरने का कारण क्या होता है कि फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे ये पानी रिस के नीचे जाता है तो ये चट्टान क्या होता है कि फिसलने लगता है, एक दूसरे से फिसलने लगता है, एक दूसरे से ये फिसलने लगता है। कोई वहीं पर रह गया, कोई वहीं पर रह गया, ऊंचा ही रह गया, कोई नीचे घसकने लगता है। तो इस कारण क्या होगा, जब चट्टाने या परत नीचे घसकेगी तो क्या होगा कि उस कारण से भी भूकंप आ सकता है। तो बांध बांधने के कारण क्या होगा कि भूकंप आएगा। और इससे क्या होता है कि देखिए 1967 में कोयना नदी है, महाराष्ट्र में कोयना नदी है, वहां पे इसी कारण से भूकंप आया था, कोयना नदी से। अब चलिए क्या होता है कि परमाणु विस्फोट द्वारा, एक देखते हैं परमाणु विस्फोट द्वारा। तो परमाणु विस्फोट द्वारा क्या होता है कि परमाणु विस्फोट जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें शक्ति होती है, जो कि ब्लास्ट करने पे बहुत ज़्यादा साउंड देता है, और एक से एक बहुत सारे रेडियो तरंगे उससे तरंगे निकलती है उससे। तो जब तरंगे निकलेगी तो क्या होगा कि ब्लास्ट होगा, तो तरंगे निकलेगी तो क्या होगा कि वहाँ से जब तरंगे निकलेगी तो वहाँ का परत को वहाँ की उसके आसपास के परत को पूरा हिला डालेगा, तो उस कारण से भी भूकंप आएगा। तो इस कारण से कब आया था, तो 11 और 13 मई 1998 को हमारे यहाँ जब राजस्थान का पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, तो ऑपरेशन शक्ति द्वारा ये हुआ था 11 और 13 मई 1998 को कब हुआ था, तो 11 और 13 मई 1998 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस समय कौन थे, ये हमारे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो उस समय हमारा ये परमाणु परीक्षण हुआ था। तो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था, वो भी परमाणु परीक्षण हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जब परमाणु परीक्षण हुआ तो इसमें क्या हुआ था कि उस समय भी भूकंप आ गया था, भूकंप आया तो उस समय इस कारण से परमाणु परीक्षण से भी भूकंप आ सकता है। तो ये हमारा परमाणु परीक्षण से भूकंप आने का मानवीय कारण है, तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि मानवीय कारण, भूकंप का मानव जनित कारण, मानव जनित कारण। तो मानव जनित कारण में क्या लिख सकते हैं, खनन क्रिया द्वारा जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन। खनन क्रिया द्वारा क्या होता है कि खनन क्रिया जिसमें जीवाश्म ईंधन हो सकता है, खनन क्रिया जिसमें लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन होता है, शामिल है। शामिल है। अन्य खनन शामिल है। और क्या हो सकता है दूसरा, भूमिगत जल निष्कासन द्वारा। दूसरा क्या होता है, भूमिगत, जो चित्र में समझाए हैं,
निष्कासन द्वारा निष्कासन। तीसरा में क्या हम लोग लिख सकते हैं? तीसरा में बांधों के निर्माण से, बांधों के निर्माण द्वारा। और चौथा में क्या लिख सकते हैं? परमाणु परीक्षण द्वारा। परमाणु परीक्षण से भी आ सकता है। तो ये हमारा क्या था? मानवीय कारण था। अब क्या लिख सकते हैं? अन्य कारक। अन्य कारक में क्या क्या आ जाएगा? उल्कापात, उल्कापात। उसके बाद क्या आ जाएगा? उल्कापात के बाद कि पृथ्वी के घूर्णन प्रक्रिया। घूर्णन प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंडों का, मतलब कि प्रक्रिया के अंतर्गत है। प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि अन्य आकाशीय पिंडों का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ना। होने वाली हलचल। क्या होता है कि अन्य उल्कापात पृथ्वी के घूर्णन प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंड का पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल। ये भी एक कारण हो सकता है अन्य कारक में। अब क्या लिख सकते हैं इसमें? तो अब और एक चीज लिख सकते हैं इसमें कि भूकंप के अब प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं कि भूकंप के प्रकार क्या क्या है, कौन कौन सा है। तो भूकंप के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। अब आइए भूकंप के प्रकार देखते हैं। भूकंप के प्रकार, टाइप ऑफ अर्थक्वेक। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। तो इसके बारे में हम लोग भूकंप के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो भूकंप के मूल गहराई के आधार पर क्या होता है कि भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। भूकंप मूल गहराई के आधार पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप है। दूसरा कौन कौन होता है? मध्य
मध्य उद्गम केंद्र का भूकंप है। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है ये हमारा, तीसरा कौन सा होता है हमारा? तो तीसरा गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप है। तीसरा होता है गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप है। ये हमारा भूकंप होगा 3 प्रकार के। और देखिए अब पहला पढ़ते हैं छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप के बारे में। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि यह भूकंप कितना है, जिन भूकंपों का भूकंप मूल्य, इसके बारे में लिखेंगे कि जिन पृथ्वी के सतह से 0 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। इसे क्या बोलते हैं? छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप इसको बोलते हैं। इसका कितना होता है? पृथ्वी के सतह से जिन भूकंपों का भूकंप मूल्य पृथ्वी के सतह से 0 से 50 किलोमीटर, सतह से 0 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। ये क्या होता है? छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप होता है। इसके बारे में और कुछ लिख सकते हैं तो ये अधिक विनाशकारी होता है। यह अधिक विनाश ये या ये भी लिख सकते हैं इसको। यह सबसे अधिक विनाशकारी होता है। यह सबसे अधिक विनाशकारी होता है। यह सबसे अधिक विनाशकारी होता है। छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप क्या होगा कि 0 से 50, पृथ्वी के सतह से 0 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। और इसकी गहराई कितनी होती है? 0 से 50 मीटर किलोमीटर के बीच होती है। और क्या, अब दूसरा में क्या देखते हैं? मध्य उद्गम केंद्र का भूकंप है। मध्य भूकंप है। ये उद्गम केंद्र का भूकंप है। इसका क्या होता है कि ये जिन भूकंपों का भूकंप मूल भूकंप मूल कितना होता है? 50 ले 250 किलोमीटर, 50 से 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की गहराई तक होता है। वो कैसा होता है? मध्य उद्गम केंद्र का भूकंप होता है। तो इसको और अच्छी तरह लिख सकते हैं, इसको गहराई पर उत्पन्न होता है। गहराई पर उत्पन्न होता है।
तो ये मध्य उद्गम केंद्र का भूकंप हो गया। और क्या होगा तीसरे में, क्या लिख सकते हैं तीसरा में अ, तीसरा गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप के बारे में क्या लिख सकते हैं? गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये वे वे भूकंप, इसको लिख सकते हैं जिन भूकंपों का, लिखिए यहाँ पे भी, जिन भूकंपों का 700 किलोमीटर उत्पन्न होता है। क्या होता है? ये गहरे गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप होता है। ये कितना होता है? तो 250 से 700 किलोमीटर के उद्गम गहराई में ये उत्पन्न होता है। ये तो ये हमारा भूकंप के 3 प्रकार हो गया। अब आते हैं भूकंप की तीव्रता के बारे में, हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन, जैसे कि मापते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना होता है कि हाँ कैसे है, कितना तीव्रता के कितना तीव्रता पे आया, कितना रिएक्टर स्केल पे इसका तीव्रता है, ये चीज़ हम लोग मापते हैं। तो वो चीज़ हम लोग अब आते हैं भूकंप के तीव्रता का मापन। एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सारा के सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। तीव्रता का मापन, तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तीव्रता के मापन के बारे में, कि तीव्रता का मापन कैसे होता है। तो भूकंपीय तरंगों का मापन क्या होता है? सिस्मोग्राफी नामक यंत्र से किया जाता है। इसको लिख सकते हैं सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा किया जाता है इसका। और क्या होता है कि जबकि भूकंपीय तीव्रता का मापन, जबकि भूकंपीय क्या होता है कि जबकि भूकंपीय तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? रिएक्टर स्केल पे किया जाता है। जबकि भूकंपीय भूकंपीय तीव्रता का मापन ऐसे लिखते हैं, रिएक्टर स्केल से किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि तरंगों का मापन किया जाता है और ये तीव्रता का मापन किया जाता है। तो तरंगों का सिस्मोग्राफी से और तीव्रता का रिएक्टर स्केल से किया जाता है। रिएक्टर स्केल से किया जाता है। रिएक्टर स्केल से किया जाता है। तो क्या होता है? रिएक्टर स्केल से किया जाता है। स्केल से ऐसे नहीं होता है, स्केल
क्या होता है, क्या लिख दिए हम, रिएक्टर स्केल से किया जाता है। अब आइए देखते हैं क्या हम लोग, तो रिएक्टर स्केल से किया जाता है। अब क्या होता है, भूकंप तरंगों का रिएक्टर स्केल पर कितना मापा जाता है, तो भूकंपीय तीव्रता को रिएक्टर स्केल पे 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। 10 के आधार पर, 0 से 10 के आधार पर मापा जाता है। 0 से 10 के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति एक अंक के साथ है प्रति एक अंक के साथ क्या होता है कि तीव्रता कितनी बढ़ती है, प्रति एक अंक के साथ है तीव्रता की गति 10 गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए कि 1 से 2 हुआ, तो 2 से जब 3 होगा, 1 से 2 हुआ, तो 2 से ये कितना हुआ, इसका 10 गुना है। अब 2 से 3 हुआ तो ये कितना होगा, इसका 10 गुना होगा, तो ये 20 हो जाएगा, यानी ये 20 हुआ तो ये 60 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, 20 दहाँ का 200, ये 200 हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 2 हुआ, तो ये 2 गुना 10 कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 10 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, या 20 हो जाएगा। ये 2 गुना 10 करेंगे, 1 गुना 10 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 गुना 10 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, 10 गुना हो जाता है। ये एक जब बढ़ा तो ये 1 का 10 गुना हो जाएगा। जब भी 1 पॉइंट बढ़ा तो वो 10 गुना बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा उसका। तो ये हमारा क्या होता है, रिएक्टर स्केल के बारे में हम लोग मापते हैं। तो रिएक्टर स्केल के बारे में अब आते हैं, क्या लिखे हम लोग, तीव्रता की 10 गुना बढ़ जाती है। और क्या होता है, भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, और क्या लिख सकते हैं, और भूकंप के जो ऊर्जा निकलती है, भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, क्या होता है, वह प्रति बढ़ते अंक के साथ है। बत्तीस गुना हो जाती है। जो ऊर्जा निकलेगी, मान लीजिए कि यहाँ से ऊर्जा 1 से 2 के बीच में, मतलब कि क्या निकला, तो 8 ऊर्जा निकला, 8 ग्राम प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब निकला। तो ये इसको 32 गुना करेंगे, 32 गुना, तो 8 1 से 2 हुआ, तो 2 के ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 का 24, 1 25, 256। मतलब कि ये 32 गुना ये ऊर्जा हो जाएगा,
ये 32 गुना ऊर्जा हो जाएगा यहाँ से। तो कितना बढ़ेगा? 32 गुना ये ऊर्जा बढ़ेगा, 32 गुना यहाँ से ऊर्जा बढ़ेगा। अब क्या लिख सकते हैं इस पे कि रिएक्टर स्केल के पैमाने की खोज किसने किया था? तो चार्ल्स रिएक्टर ने किए थे इसका। तो इसकी खोज चार्ल्स रिएक्टर साहब ने किए थे, चार्ल्स रिएक्टर साहब ने किए थे। RECTCH होता है, CHTER। चार्ल्स रिएक्टर साहब ने इसका खोज किए थे, रिएक्टर स्केल की। अब क्या होता है कि भूकंप की तीव्रता की गहनता को मापने के लिए क्या होता है, रिएक्टर स्केल के अलावा यहाँ पे और लिख सकते हैं मापने के लिए क्या करते हैं, रिएक्टर स्केल के अलावा रिएक्टर स्केल के अलावा क्या होता है कि मर्केली स्केल का भी एक खोज किया, मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसमें क्या किया जाता है, मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, मर्केली स्केल, स्केल का लिख दिए हैं यार, ये तो मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है। अब क्या करता है, इसका खोज कौन किए थे, तो जी मर्केली इसका खोज करता थे। इसके खोज कौन किए थे, जी मर्केली साहब थे इसकी खोज करता। और इसका उपयोग क्या किया जाता है, तीव्रता के बजाय उससे हुए नुकसान, मतलब इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है कि तीव्रता के, मतलब क्या होता है, तीव्रता के बजाय क्या होता है कि उससे हुए नुकसान के आधार पर मापते हैं। उससे हुए नुकसान के आधार पर मापते हैं। और इसका क्या होता है, इसका मापन कितना होता है, मापन 1 से
12 तक होता है, 12 तक इसका मापन होता है। इसका क्या होता है, 12 तक, 1 से 12 तक इसका मापन होता है। इसका मापन कितना होता है, 1 से 12 तक इसका मापन होता है। तो अब आइए भूकंप की तीव्रता प्रभावित करने वाले कारक। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि भूकंप की तीव्रता जो है को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चट्टानी संरचना भी है, एक चट्टानी संरचना भी हो सकता है। तो चट्टानी संरचना के अंदर क्या हो जाता है कि पदार्थ के घनत्व बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि भूकंपीय तरंगों की गति भी बढ़ती जाती है। जैसे कोई भी पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसका भूकंपीय तीव्रता की गति या तरंगों की गति, सॉरी तीव्रता नहीं, तीव्रता और तरंगों की गति और साथ साथ बढ़ेगी। जितना जैसे जैसे उसका घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी तीव्रता और तरंगें बढ़ती जाएगी, तीव्रता और तरंगों की गति बढ़ती जाएगी। तो ये चीज होता है हमारा भूकंपीय तीव्रता का प्रभावित करने वाले कारक। तो एक चट्टानी संरचना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भूकंपीय तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो एक पहला लिख सकते हैं, कि इसमें चट्टानी संरचना, चट्टानी संरचना के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि पदार्थ के घनत्व के साथ साथ, घनत्व बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि भूकंपीय तरंग तरंग एवं तीव्रता की गति बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है, भूकंपीय तरंग एवं तीव्रता की गति बढ़ती जाती है। अब तरंगों की तीव्रता के बारे में देखते हैं कि तरंग की तीव्रता के बारे में कैसे होता है, प्रभावित करता है। देखिए क्या होता है, अब आइए आगे देखते हैं एक और तीव्रता। तो क्या होता है कि तरंगों की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि भूकंप की गति भी बढ़ती है। भूकंप की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ भूकंप की गति भी बढ़ती है। भूकंप की गति भी बढ़ती है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगा वैसे वैसे भूकंप की गति भी बढ़ेगी। और क्या होता है कि तथा कम होने पर कम भी होती है, तथा कम होने पर कम भी होती है। तीव्रता कम होगा तो गति भी कम होगी। और क्या लिख सकते हैं इसमें, तीसरा पॉइंट में
भूकंप मूल की गहराई, भूकंप मूल की गहराई के आधार पे देखते हैं। तो भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होगी, भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होगी, ये कितना 45 मिनट हो रहा है इसमें। और 5 मिनट करेंगे, 50 से 55 तक कर लेंगे। एक ये टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, 5-7 मिनट का है। तो भूकंप मूल की गहराई के बारे में देखते हैं। तो भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होगी उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भूकंप मूल की गहराई जितनी और कम होगी, तीव्रता उतनी अधिक होती होगी। क्या होगा कि जैसे जैसे सरफेस के आसपास, जैसे कि क्या बताए हैं, छिछला मूल केंद्र, भूकंप मूल केंद्र जो बताए हैं कि वो कितना दूरी तक रहता है, तो 0 से 50 किलोमीटर के सतह पे रहता है। तो उसका क्या होता है कि तीव्रता बहुत उसकी अधिक होती है, तीव्रता उसकी बहुत अधिक होती है। सबसे विनाशकारी भूकंप वही होता है छिछला मूल केंद्र का भूकंप, जो कि क्या होता है कि उसकी गहराई कम है, तो क्या बोलते हैं उसको कि छिछला भूकंप मूल केंद्र का भूकंप है। छिछला भूकंप मूल केंद्र के भूकंप जो होता है कि 0 से 50 किलोमीटर के पृथ्वी के सतह पे ही होता है। तो वही यही चीज़ है कि भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होगी, तो वो सब कम है, सबसे कम, तो उसकी तीव्रता उतनी अधिक होगी और उतना ही अधिक विनाशकारी भी होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उतना ही अधिक ये हो सकता है। तो अतः गहरे एवं क्या होता है कि गहरे और मध्य मूल भूकंप मूल की वाले भूकंप की क्या होता है कि तुलना में ये कम, मतलब ये क्या होता है कि ये इसकी इस भूकंप की क्या होता है, भूकंप मूल की गहराई जो कम होती है उसकी अधिक तीव्रता अधिक होती है या विनाशकारी होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि मध्य और गहरे भूकंप जो भूकंप मूल का केंद्र है, उसकी तुलना में क्या होता है कि छिछले भूकंप मूल का केंद्र अधिक विनाशकारी होता है। तो ये चीज़ हम पहले लिखवा चुके हैं, तो इसको लिखवाना कोई ये नहीं है, बड़ी बात नहीं है। और क्या देखते हैं कि पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग कल क्लास में ये हम लोग भूकंप खत्म कर देंगे। भूकंप कल खत्म हो जाएगा हम लोगों को, तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।